हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च के बारे में। अभी जैसे आप बहुत बार सुनते हैं कि कोरोना की वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है, बट आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये कब से सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक तो इसका कोई सॉल्यूशन या कोई रिजल्ट ही नहीं आया, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या है कि इतना टाइम लग रहा है। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेंशन। जब आप ये सुनते हैं तो आपको लगता है ये सब तीनों ही शायद एक ही चीज़ है और इन तीनों का रिजल्ट भी एक ही होता होगा, बट ऐसा नहीं है। डिस्कवरी मीन्स आपने कोई खोज की है। आप जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको फर्स्ट टाइम किसी ने देखा या फर्स्ट टाइम आपने उसको देखा है, तो वो हो गया है खोज, डिस्कवरी। जैसे कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की। जबकि ऑलरेडी प्लेसेस तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, बट उन लोगों ने फर्स्ट टाइम इन प्लेसेस को देखा और उन्हें इंडिया और अमेरिका बोला, तो ये उनकी डिस्कवरी थी। इन्वेंशन मतलब आपके दिमाग की सोच, आपके आइडियाज़, आपके इमेजिनेशन, आपके थॉट्स को जो आपको आते हैं, वो उन आइडियाज़, उन थॉट्स को आपने किसी चीज़ में ढाला है। मीन्स उसके किसी चीज़ को बनाया है या कुछ उसका इन्वेंट किया है। जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब हमारा इन्वेंशन है, हमारी सोच है जो हमने किसी रूप में आप सब लोगों के सामने या उसके हम सब लोगों के सामने आई है, तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन। मीन्स आविष्कार। आपने कुछ नया देखा जो पहले यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ये इन्वेंट हुआ हमारी सोच की वजह से। इसी तरीके से रिसर्च आप देखेंगे तो रिसर्च बोलते हैं री और सर्च। मीन्स बार बार जो ऑलरेडी सर्च चीज है उस पर दोबारा से सर्च करना। हम अब ये ऑलरेडी सर्च चीज़ों पे बार बार रिसर्च क्यों की जाती है? ताकि हम उसका और भी बेटर वे निकाल सकें, और भी बेस्ट तरीका और बहुत ही इजी वे जो इफ़ेक्टिव भी हो, ड्यूरेबल भी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग इजीली अवेलेबल मिले, और हमें ही नहीं, हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उन्हें भी इजीली अवेलेबल हो चीज़। या अगर किसी बीमारी के लिए है तो बीमारी का डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रोग्नोसिस, उसका इवन प्रिवेंशन तक किया जा सके, ताकि फ्यूचर में हमारे जो हमारी जनरेशन रहे उन तक ये हमारी जो बीमारियां हैं वो ना पहुंचे। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी बीमारियां हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं और कुछ अभी देखेंगे तो नई बीमारियां भी आ रही है। तो अगर बार बार रिसर्च होता रहेगा तो हम लोग पुरानी बीमारियों को किस तरीके से इरिडिकेट कर सकते हैं और नई आने वाली बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं, या कोई है तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उनका डायग्नोसिस किया जाए, कैसे उनको देखा जाए, ओवरऑल उनका क्या सेफ्टी एफिकेसी हम देख सकते हैं। उन सब पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसर्च। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बहुत टाइम लगता है, सालों भी लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। बट जैसे ही अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास टेक्निक्स आई हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये रिसर्च भी कंटिन्यू जल्दी से जल्दी होता रहे, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है कि विद इन अ मंथ्स के अंदर हमारे पास उनके रिजल्ट्स हो। ऐसे ही जब आप क्लिनिकली या मेडिकल पार्ट में देखेंगे, रिसर्च का मतलब है कि जो भी आपका डिजीज़ है उसका डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये और भी बेटर वे से हमें मिल सके, और भी इजी वे में हमें अवेलेबल हो सके, इस चीज़ के लिए बार बार रिसर्च होती रहती है। और उससे हमें बहुत ही, जैसे आप देखेंगे डायग्नोस्टिक किट्स के अंदर पहले हर एक डिजीज़ के टेस्ट के लिए हमें ब्लड सैंपल लिया जाता था और एक लंबा प्रोसेस होता था। बट जैसे जैसे इन पे रिसर्च होती गई, अब ये ब्लड टेस्ट की जगह कार्ड सिस्टम के अंदर आ गया। यानी आप एक बूंद, एक ड्रॉप ब्लड की डालिए, आपके रिजल्ट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। मलेरिया कार्ड है, सिफिलिस कार्ड है, डेंगू कार्ड है। अभी मोस्टली सबका रिसर्च में कार्ड को ही इन्वेंट कर दिया, जिसे बोलते हैं हम रैपिड टेस्ट। यानी कि एक ड्रॉप आपने डाला और आपका रिजल्ट आपको मिल गया विद इन अ सेकेंड्स के अंदर, इसलिए इसे रैपिड टेस्ट बोले जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अभी कोरोना में भी, पहले जहां आरटीपीसीआर को लिया जाता था, और आरटीपीसीआर में कई बार 4 घंटे से ज़्यादा या फिर 24 घंटे से ज़्यादा तो लगता ही है, या फिर आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे कई रैपिड टेस्ट भी उन्होंने निकाले हैं, रैपिड किट टेस्ट, जिसमें आप उसे
सैंपल को डालिए और उसी विद इन आवर्स के अंदर आपके पास उसका रिजल्ट होता है। इन्हीं कार्ड्स वगैरह की एफिकेसी, सेफ्टी, ये सब देखने के लिए हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे ही डिजीज़ के मामले में है, जब आप देखेंगे तो पहले जो ट्रीटमेंट हमें बहुत लंबा लेना पड़ता था किसी भी बीमारी के लिए, या जो ट्रीटमेंट हमें बहुत मुश्किल से मिलता था, या जो पहले इंजेक्शन के रूप में थे वो अब टैबलेट्स के रूप में आ गए हैं। तो इस तरीके से रिसर्च होते होते हमें मिलने लगा कि और भी अच्छे इजी वे में और बेस्ट इफेक्टिव वे में हमें ट्रीटमेंट मिले। और अब तो वैक्सीन्स भी आने लग गई, मीन्स आपको जो डिजीज़ हमें फाइंड आउट होती है उस डिजीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। इसीलिए बोला जाता है कि चाइल्डहुड का जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में अपने बच्चे को अगर हम उन जो बीमारियां जानलेवा बोली जाती थी या बोली जाती भी है, उन बीमारियों को हम इन वैक्सीनेशन, अगर बच्चों का वैक्सीनेशन टाइमली कंप्लीट वैक्सीनेशन कराएं तो ये बीमारियां हमारे बच्चों को कभी नहीं होगी और इन फ्यूचर ये इरिडिकेट हो जाएगी। जैसे कि मिजल्स हो गया है, मिजल्स इरिडिकेट हो चुका है, पोलियो भी अब इरिडिकेशन की पार्ट में है। तो इस तरीके से ये सब रिजल्ट किसके हैं? रिसर्च के, क्योंकि बार बार इनके ऊपर रिसर्च किया गया, देखा गया कि क्या हम बेटर वे और तरीका निकाल सकते हैं जो कि हमारे लिए इफेक्टिव हो और हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो, और कहीं बीमारियों में हम लोग इन बीमारियों को इरिडिकेट ही कर दे, एकदम ख़त्म ही कर दे। अब ये क्लिनिकल रिसर्च आपने सुना होगा, क्लिनिकल पेशेंट्स, जो पेशेंट्स के ऊपर की जाती है रिसर्च, और जिसमें हम पेशेंट्स के डाटा लेते हैं, उनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं, उन ब्लड सैंपल्स और डाटा का कलेक्शन करके हम लोग देखते हैं कि ये मेडिसिन या ये फिर जो हमने सब चांस लिया है या जो हमने एज अ ट्रीटमेंट वैक्सीन को या किसी को भी हमने लिया है, तो वो कितना इफेक्टिव होती है, कितनी सेफ है उनके लिए। इसी तरीके से रिसर्च में इन वीवो और इन विट्रो दोनों होती है। इन वीवो को हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च। इस रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि इंसान यानी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर टेस्ट किया जाता है उस सब चांस को लेके, उस मॉलिक्यूल का, तो वो कितनी उसके लिए टॉक्सिक होगी, मीन्स टॉक्सिसिटी, उस सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी को स्टडी किया जाता है प्री क्लिनिकल लैब के अंदर, माइस या फिर गिनिया पिग के अंदर। ये जब उनको पता चलता है कि ये टॉक्सिसिटी, प्री क्लिनिकल डाटा से हमें पता चलता है कि टॉक्सिसिटी बहुत कम है और टॉक्सिक नहीं है टू यूज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम ये पार्ट में आते हैं क्लिनिकल पार्ट के अंदर। तो क्लिनिकल पार्ट में भी 4 फेज में स्टडी होती है। फर्स्ट फेज होता है जिसमें हम देखते हैं, जैसे प्री क्लिनिकल में टॉक्सिसिटी देखते हैं, वैसे ही फर्स्ट फेज के अंदर हम ये हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि ये जब उन्हें दी जाती है तो उनकी क्या रहता है टॉक्सिसिटी। अगर उनके टॉक्सिक नहीं है और उस बीमारी में वो इफेक्टिव है तो ये बहुत ही लेस नंबर ऑफ पेशेंट पीपल्स पे किया जाता है, बट हेल्दी वॉलंटियर्स पे किया जाता है। जब इसका रिजल्ट आता है इफेक्टिव और क्लियर कि हम ये ह्यूमन बीइंग को दे सकते हैं, तो फेज 2 की ट्रायल स्टार्ट होती है। फेज 2 के अंदर नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन हम लेते हैं उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, प्लस ये डिजीज्ड लोगों पे किया जाता है, मीन्स जो ऑलरेडी उस बीमारी से ग्रसित है उन लोगों पे ये ट्रायल की जाती है। इसमें हम उनको नंबर ऑफ बढ़ जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि सेफ्टी, एफिकेसी को डिफाइन किया जाता है फेज 2 और 3 के अंदर। जैसे फर्स्ट में हमने सेफ्टी देखी, फेज 2 और 3 के अंदर हम एफिकेसी देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। जब फेज 2 में ये इफेक्टिव होता है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स के, तो फेज 3 कंडक्ट की जाती है। फेज 3 में जब ये उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, और उसमें भी हम सिर्फ उनकी सेफ्टी और एफिकेसी देखते हैं। जब ये प्रोटोकॉल फॉलो करके डाटा कलेक्शन होता है, उन डाटा को सबमिट किया जाता है FDA वगैरह में फॉर द अप्रूवल, तो कि हम उस दवाई को अब मार्केटिंग कर सकें, यानी कि अब वो हर जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल हो सके मार्केट के अंदर। जब US FDA वगैरह इसका एनालिसिस करती है डाटा का और उनको पता चलता है कि दैट इज बीन सेफ एंड इफेक्टिव फॉर पर्टिकुलर डिजीज फॉर द पेशेंट्स, तो वो उसको अप्रूव करती है मार्केटिंग के लिए। और फिर फेज 4 ट्रायल्स होती है, जो ऑलरेडी मार्केटेड रहता है प्रोडक्ट आपका, बट ये इसलिए किया जाता है फेज 4 क्योंकि
एडवर्स इफेक्ट जो आपने सुना होगा, साइड इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन दवाइयों की, वो ऐसे है कि कंटिन्यू हमें जितना हम उस पर रिसर्च करते जाएंगे उतने हमें साइड इफेक्ट्स और क्लियरिटी में मिलते जाएंगे। तो उनके नंबर, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है, प्लस उसकी साइड इफेक्ट्स उस दौरान में देखे जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ऑलरेडी हमने सबमिट किए थे साइड इफेक्ट्स, उनमें से कुछ अलग साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया है, या कहीं अब उसकी टॉक्सिसिटी या उसकी सेफ्टी एफिकेसी में तो कुछ चेंजेस नहीं है। तो इस चीज़ से फेज 4 होती है। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च के लिए। और कोई भी वैक्सीन, ड्रग, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक किट, कुछ भी हो, किसी का भी मार्केटिंग होने में ये एक चारों फेजेस और प्री क्लिनिकल फेज पास आउट करना होता है, तब जाके वो हमें अवेलेबल होती है। अब हमने देखा होगा कि वैक्सीन को लेके काफ़ी रिसर्च चल रहा है, बट अभी हमने सुना कि एस्ट्राजेन और ऑक्सफोर्ड ने जो निकाली 3rd फेज पे, उन्होंने इफेक्टिव अपनी जो बताई ड्रग है, वो जो सिंगल डोज दी गई उनको 90% है, और जिनको 2 डोज जो कि कंप्लीट कोर्स होता है उनको दिया गया वो 64 to 65% समथिंग निकला है। बट ये उनकी एक पॉलिसी हुई। इसमें मुझे ये जो लगता है कि अभी ये नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी ये लगा हुआ है कि कौन अपनी वैक्सीन पहले मार्केट में लाएगा। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी सेफ फॉर द ह्यूमन बीइंग। दे आर जस्ट ऑन कंपटीशन कि कौन पहले मार्केट में लेके आएगा, जिससे कि उनकी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो और उनकी कंपनी का उनका नाम हो। इसी तरीके से होम्योपैथी भी डॉक्टर हैनीमैन का फाउंडिंग है। मीन्स जब डॉक्टर हैनीमैन अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस से डिससेटिस्फाइड हो गए और उन्हें जो उस टाइम का जो प्रैक्टिस था मेडिसिन का वो नहीं इतना इफेक्टिव और इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने देखा, वो उससे फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने जब वो फील्ड छोड़ा, और जब उन्होंने देखा कि ऐसा भी एक है सिंकोनाबार्ड, जब आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं वो, तो वो सेम मलेरिया के सिम्टम्स क्रिएट कर रही है, तो क्यों ना मैं ये मलेरिया के पेशेंट को देख के देखूँ तो वो क्या रिजल्ट आता है। और जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, फाउंड आउट किया, तो उन्होंने ये फाउंड आउट किया कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट थेरेपी है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी, जिसमें अगर उन्हीं जैसा कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं उन्हीं सिम्टम्स को क्रिएट करने वाली मेडिसिन अगर उनको दे दी जाए तो पेशेंट एकदम क्योर हो जाएगा। तो होम्योपैथी का भी इन्वेंशन फाउंडेशन डॉक्टर हैनीमैन के थ्रू हुआ है, और वो भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। होम्योपैथी के अंदर जो रिसर्च होती है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर होती है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको रिसर्च या किसी भी डिजीज़ और मेडिकल पार्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। थैंक यू सो मच।